देश की हर चौथी महिला ओबेसिटी का शिकार है, यानी कि मोटापे का शिकार है। देश का हर पांचवां पुरुष मोटापे का शिकार है। बच्चों की ओबेसिटी भी लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। 2004-05 की तुलना में 2020-21 में अगर हम देखें तो 126% की बढ़ोतरी हुई है बच्चों की ओबेसिटी के मामले में। ये ओबेसिटी यानी कि मोटापा सिर्फ आपके और हमारे परिवारजनों, हमारे बच्चों के, हमारे बुजुर्गों के जीवन पर ही भारी नहीं पड़ रहा है, बल्कि देश के सर्वांगीण विकास पर भी भारी पड़ रहा है। अकेले मोटापे की वजह से 2019-20 में देश की जीडीपी के 1% का नुकसान हुआ। प्रोजेक्शंस ये हैं कि अगर अभी इंटरवेंशंस नहीं हुए तो आने वाले समय में ये जो नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होने वाला है, ये 1.5 से 2% जीडीपी के इतना नुकसान हो सकता है। यानी कि हमारे स्वास्थ्य की छोड़ दीजिए, देश के स्वास्थ्य पर भी मोटापा भारी पड़ रहा है। आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मोटापे को अक्सर हम लोग बड़ी सतही तौर पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि गहराई में उतरे तो यह समस्या बहुत बड़ी है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। भारत में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है, जो न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डाल रहा है। 2019 से 21 के दौरान हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 5 के मुताबिक भारत में 24% महिलाएं और 22.9% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं, जबकि 5 साल से कम उम्र के 3.5% बच्चे भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। बच्चों के लिहाज से यह आंकड़ा 2005-06 में दर्ज 1.5% से 126% ज्यादा है। यही नहीं, मोटापे के कारण आम लोगों के साथ साथ समूची अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अकेले 2019 में मोटापे के कारण भारत को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी कि जीडीपी के 1% का नुकसान हुआ। सवाल यह है कि आखिर भारत में तेजी से पैर पसारते मोटापे का कारण क्या है? इसमें सबसे बड़ा कारण है शहरीकरण और जीवन शैली में बदलाव। इसके अलावा खराब खान पान की आदतें, प्रोसेस्ड फूड का चलन, हाई शुगर पेय पदार्थ, हाई फैट वाले आहार का सेवन भी लगातार बढ़ रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत में मोटापे का एक बड़ा कारण आनुवांशिक भी है। भारतीयों में दरअसल थिन फैट फिनोटाइप होने के कारण कम BMI पर भी ज्यादा फैट जमा होने की संभावना रहती है। इसके अलावा प्रदूषण और मानसिक तनाव भी भारत में मोटापे के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इन सभी कारणों से भारत में मोटापा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है और सही वक्त पर इसे न रोका गया तो ये बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनने को तैयार भी है। मोटापे के कारण भारत वैसे भी डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। अधिक वजन वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं, मोटापा कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कि स्तन और कोलन कैंसर का जोखिम भी बढ़ा सकता है। साथ ही मोटे व्यक्तियों को सामाजिक भेदभाव और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है, वो अलग। यही वजह है कि मोटापे को रोकने के लिए अब जानकार नीतिगत सुधारों पर जोर देने की वकालत कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इसके लिए नीतिगत सुधार और सरकारी पहल की जरूरत है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर मोटापा नियंत्रण नीति तैयार हो। हाई शुगर और हाई फैट युक्त खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाया जाए। स्कूल लेवल में स्वास्थ्य आहार और व्यायाम को बढ़ावा देने के कार्यक्रम लागू किए जाएं। आयुष्मान भारत, फिट इंडिया मूवमेंट और ईट राइट इंडिया जैसी योजनाओं को और ज्यादा असरदार बनाया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC स्तर पर मोटापा नियंत्रण कार्यक्रमों को जोड़ा जाए। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को मोटापा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाए। सर्जरी और नई चिकित्सा पद्धतियों को आम जनता के लिए सुलभ भी बनाना होगा। इन सब के अलावा व्यक्तिगत स्तर पर उठाए जाने वाले कदम भी जरूरी हैं, जो सबके लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें संतुलित आहार लेना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज लेना, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा वाला खाना लेना, रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज करना, पर्याप्त नींद लेना और तनाव को नियंत्रित करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना जरूरी होगा। इसके अलावा जंक फूड और शुगर युक्त पेय पदार्थों से दूरी बनाना भी बहुत जरूरी है। भारत में मोटापे से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था दोनों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। सरकार, निजी क्षेत्र और आम जनता को मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए अब कदम उठाने होंगे और अगर समय रहते ठोस कार्रवाई की जाती है तो भारत मोटापा नियंत्रण में ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार का, जो कि देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, स्वास्थ्य के तमाम मसलों पर अपनी राय देते हैं और प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर मनोज कुमार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शिखा शर्मा मैम आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय वर्मा सर, निदेशक हैं बैरिएट्रिक सर्जरी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय वर्मा सर आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर मनोज सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमने देखा कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे एक बड़ी चिंता का विषय माना है, लोगों को नॉमिनेट करके एक सेंसिटाइजेशन की कोशिश उन्होंने की है। लेकिन मोटा मोटी देखें तो सर, ओबेसिटी इज़ नॉट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिजीज इन इंडिया स्टिल। मतलब ऐसा लगता है कि ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है, हो गया होगा खान पीन की वजह से, तो इसको बस उसी दायरे में देखा जाता है। बीमारी के नज़रिए से अभी भी इसे देखना बाकी है। सर, मोटापे की स्थिति पर आपका विश्लेषण। दीपक जी शुक्रिया, आज वर्ल्ड ओबेसिटी डेज पे आपने ये प्रोग्राम किया है। देखिए, अभी अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 92 करोड़ से लेके आपके पास अभी 200 करोड़ से ज़्यादा के ओबेस पेशेंट्स हो गए हैं। आप इंडिया में आप देखें, आपके डेटा अभी आपके रिपोर्ट में भी देखा, इंडिया में भी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा एपिडेमिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो दर्शकों को ये मानना चाहिए कि मोटापा, ओबेसिटी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल हैं, सोशियो इकोनॉमिक है, सोसाइटल है और जेनेटिक भी है। तो मुझे लगता है कि इसको सबसे पहले तो एक बीमारी के रूप में इसको लेना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये पिछले 10-20 साल में फैला है, चाहे जीवन शैली में बदलाव की वजह से फैला हो, खान पान की वजह से बढ़ा हो, शिथिल जीवन शैली जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। देखिए, अभी हैदराबाद से एक रिपोर्ट आई थी कि 72% ऑफ जो IT वर्कर्स हैं वो ओबीज हैं और इसमें से 34% को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम समझिए कि एक ग्रुप ऑफ कई बीमारी है जिसमें आपको ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का जो है वो भी लेवल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स का, और HDL कम होता है। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी हमारे यहाँ एपिडेमिक फॉर्म में है और इसके जो कंसिक्वेंसेज आपने देखे हेल्थ पे तो है ही, और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि मोटे होने से डायबिटीज़ हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बट बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि कोलोनिक कैंसर मेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में, और जो वेट वेयरिंग जॉइंट है उसका जो डिस्ट्रक्शन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट प्रॉब्लम, आज देखिए टोटल नी रिप्लेसमेंट्स के केसेज हर अस्पताल में कितने बढ़ गए हैं। तो इसका तो फिजिकल इम्पैक्ट है ही। हमारे देश में एक ट्रेंड है ओबेसिटी की, हमारे यहाँ सेंट्रल ओबेसिटी या कहिए कि एब्डोमेन में जो ओबेसिटी होती है वो होती है, वो मुख्य वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ की। आपने कभी शराब पिया नहीं, लेकिन सिर्फ मोटापे की वजह से आपका लीवर खराब हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है। इसी तरह से हम लोग एक टर्म बोलते हैं भैट, विसरल एडिपोज टिश्यू एंड इक्टोपिक फैट्स। कई बार फैट्स जो होता है दिल के चारों तरफ भी जमा हो जाता है, ऐसे लोगों को दिल की धड़कन, एट्रियल फिब्रिलेशन बढ़ जाती है। तो स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज़, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं ओबेसिटी से। ओबेसिटी को अब एक बीमारी मानिए। हमारे देश में BMI 25, आपने सही कहा रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ जो है, अगर आपका BMI जैसे बाहर हम 30 मानते हैं तो हमारे यहाँ 25 मानते हैं। 25 के ऊपर आप ओबीज हैं और ओबेसिटी आपको निमंत्रण देती है तमाम बीमारियों की। एब्सोल्युटली सर, बड़ा डिटेल में आपने बहुत अच्छे से बताया। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर शिखा शर्मा मैम कि एक तो हमारे यहाँ कोई स्टैंड अलोन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम नहीं है जो कि फोकस्ड हो सोनली ओबेसिटी इन इंडिया पर, बट उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हमने रिपोर्ट में भी बताया और ये अब एक एविडेंट फैक्ट है कि हमारी ओवरऑल GDP को कितना नुकसान हो रहा है। अभी 2018-19 के हिसाब से हम देखें तो 1% GDP का हुआ है, लेकिन प्रोजेक्टेड जो फ्यूचर कॉस्ट हैं वो $440 बिलियन हैं बाय 2060 अगर हमने इंटरवेंशंस नहीं किए। और सबसे बड़ा कारण इसका है खान पान, लाइफस्टाइल चेंजेस। मैम, न्यूट्रिशन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है? न्यूट्रिशन को इग्नोर करना,
सेडेंट्री लाइफस्टाइल में खास तौर से खान पान का जो सेगमेंट है उसमें जो हम इग्नोरेंस कर रहे हैं वो उसको कितना बड़ा आप कारण मानती हैं मोटापे का? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एंड फर्स्टली आई शुड कांग्रेचुलेट कि ओबेसिटी पे अब धीरे धीरे फोकस आई थिंक मीडिया की मदद से ज्यादा आ रहा है। जब मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करी थी तो ओबेसिटी एक प्रॉब्लम ही नहीं मानी जाती थी, यानी कि लगता था कि भाई ठीक है, थोड़ा खा पी रहे हैं, एक्स्ट्रा है तो क्या हुआ, इट इज अ साइन कि भाई अच्छी फैमिली से हैं। वो क्लैरिटी भी नहीं थी कि ओबेसिटी इज अ डिजीज। ओबेसिटी इज नॉट कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना खा लिया। नाउ एड टू दैट कि जो अभी इन द लास्ट 15-20 इयर्स जो फूड रेवोल्यूशन हुआ है, फूड रेवोल्यूशन में 3 चीजें चेंज हुई हैं। एक तो द एक्सप्लोजन ऑफ प्रोसेस्ड फूड विद केमिकल्स, यानी जो प्रोसेसिंग जो फूड की है और जो पैक्ड फूड जो आया है मार्केट में, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो यूज हो रहे हैं, वो बिल्कुल एक्सप्लोड हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, the explosion of video games and digital addiction, यानी कि जब से if you see 1994-95 में मोबाइल फोन्स बढ़ने शुरू हो गए थे। मोबाइल फोन्स की अपनी एक पॉजिटिविटी रही, मतलब एक पॉजिटिव आउटकम रहा, बट उसके साथ क्या रहा, द कंजम्पशन एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी आप गेम भी खेल सकते हैं, आप मोबाइल फोन्स पे घंटों स्पेंड कर सकते हैं, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू सी द ग्राफ, ये दोनों साथ साथ चले, यानी सेडेंट्री डिजिटल एक्सप्लोजन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, वीडियो गेम्स एंड जंक फूड एक्सप्लोजन। तो ये जब दोनों साथ साथ हुए तो आज एक हम इस स्थिति में बैठे हैं कि अब हमारी जीडीपी यानी पूरे देश की जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो हिल सकती है अगर ये सारे लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाए। तो यानी कि वी नीड अ पॉलिसी चेंज। पॉलिसी चेंज का मतलब है कि अब हम स्कूल्स में इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि बच्चा पूरे दिन पढ़ेगा और उसकी एक्टिविटी नहीं होगी, उसकी एक्सरसाइज नहीं होगी। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि स्कूल्स में न्यूट्रिशन एज अ करिकुलम एंड न्यूट्रिशन एज एन एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग शुरू हो जानी चाहिए। यानी ये नहीं कि एप्पल में इतनी कैलोरी और इतना विटामिन, आप एप्पल उस पूरे हफ्ते क्या क्या हेल्थ फूड्स लोग खा रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस पे वर्कशॉप्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कोर्स में न्यूट्रिशन होना एंड प्लस मार्क्स, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बच्चों को मार्क्स नहीं मिलेंगे हेल्दी रहने के लिए, तब तक बच्चे उस पर फोकस, माँ बाप भी नहीं फोकस करेंगे। एंड स्कूल्स की ग्रेडिंग भी होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन उनके कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट्स हेल्दी हैं। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया मैम कि अगर स्कूल में हम लोग बच्चों के करिकुलम में या उनके असेसमेंट में उनकी हेल्थ को भी जोड़ दें और ख़ास तौर से उनके ओबेसिटी के पैरामीटर्स को और उसके हिसाब से उनकी मार्किंग हो, तो मुझे लगता है कि बचपन से ही एक बहुत हेल्प करेगा उनको सेंसिटाइज करने में अपनी हेल्थ के प्रति और ख़ास तौर से ओबेसिटी के प्रति। अब आते हैं डॉक्टर संजय वर्मा सर के पास। डॉक्टर संजय वर्मा, मैं थोड़ा सा आपसे इस वक्त जो सर्जिकल इंटरवेंशंस हो रहे हैं, हमने देखा है सर कि बैरिएट्रिक सर्जरी का चलन तो बढ़ा है बट वो बड़ा लिमिटेड सा है अभी, ख़ास तौर से अभी बहुत हाई कॉस्ट है एक तो सर्जिकल इंटरवेंशंस, और दूसरा हमने देखा है कि इंश्योरेंस कवरेज भी नहीं मिलता है। कितना ज़रूरी होगा सर इस पे काम करना और इस दिशा में पॉलिसी लेवल पर किस तरह के इंटरवेंशंस होने चाहिए सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम बताते हैं कि ओबेसिटी आज की तारीख में ओबेसिटी इज़ नॉट सिंपली अ मोटापा, इट्स अ बेसिकली शॉर्ट ऑफ अ डिसीज़। और इस डिसीज़ को हम एक लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत से मेजर्स हैं। सर्जिकली हम देखें, जब जो भी मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसको हमेशा इस चीज़ के लिए कंसल्ट करते हैं कि भाई एक लेवल तक यदि मोटापा बढ़ गया है तो उस मोटापे को आपको रिवर्स करने में, आपके नॉर्मल हेल्थ में आने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी जो होती है वो BMI के में मेज़र की जाती है। हमने पहले भी बात करी इस बारे में कि 25 का BMI जो है एक नॉर्मल हेल्दी माना जाता है। 25 से ऊपर, 25 और 30 के बीच में जो BMI होता है दैट इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ओवरवेट। 30 से 35 इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी, एंड above 35 and 40 it comes into the category of super obese.
सो हमको हमारी लाइफ स्टाइल को इस टाइप में मेजर करके रखना चाहिए, इस टाइप में मेंटेन करके रखना चाहिए कि हम हमारे नॉर्मल बीएमआई को कंट्रोल कर सकें। समहाउ यदि ऐसा नहीं हो पाता है, या हमारे पास जितने मरीज आते हैं, जितने भी ओबीस पेशेंट होते हैं, उनको हम सबसे पहले एक ही चीज़ की सलाह देते हैं कि यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइंड दैट कि हमको हमारे नॉर्मल वेट पे वापस आना है। हमारे नॉर्मल वेट पे वापस आने के लिए आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, आपने डाइट कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी एक्सरसाइजेस पे किया, आपने रेगुलर अपने रूटीन कुछ ऐसा प्लान किया जिससे आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, परंतु होता ऐसा है कि यदि BMI 35 का है या 35 का BMI के बाद में आपको नॉर्मल कंडीशन में आने में, हमारा मोटापे को रिवर्स करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन का इंडिकेशन हमेशा 35 के अबव यदि BMI है या उसके साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी जो होती है वो इट डजंट कम्स अलोन। हमेशा ओबेसिटी अपने साथ में बंच ऑफ डिसीजेस को लेके आती है, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आपका स्लीप एपनियाज, नी की प्रॉब्लम्स हो गई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि कैंसर में फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन होता है, कोलोन कैंसर्स हो गया, आपके ओवेरियन कैंसर्स हो गए। तो एक कैंसर नहीं है, अलग टाइप के जितने भी कैंसर्स होते हैं, दैट all basically directly indirectly related to obesity. So once you reach up to a no turn point, that means 35 and above, so you should consider for the surgery for the bariatric surgery for obesity, and इस सर्जरी को हम बोलते हैं bariatric surgery। जैसे कि आपने बताया कि कॉस्टली होता है और इंश्योरेंसेस इसको कवर नहीं करते हैं, तो आज के सिनेरियो में ओबेसिटी इज़ कंसिडर्ड एज अ डिसीज़, एंड बहुत सारे इंश्योरेंसेस कंपनीज हैं जो कि इसका एक्सपेंसेस उठाते हैं, और ओबेसिटी को इज़ कंसिडर्ड एज अ डिसीज़, सो दे गिव द मेडिकल इंश्योरेंसेस फॉर दैट ऑल्सो। ओके, वेरियस टाइप ऑफ प्रोसीजर्स हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपने बलून हो गया, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी हो गया, बाईपास हो गया, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एज ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा। सो पहले हम शुरू में जब इसको सर्जरी की बात किया करते थे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती थी। नाउ इफ़ यू कंसिडर इट नाउ, तो आजकल अफोर्डेबिलिटी भी है लोगों की, और इंश्योरेंस कंपनी भी इसको कवर करती है। ये आपने दो चीज़ें बहुत अच्छी बताई सर। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें बड़ी आश्वस्त करती हैं हमें। पहला आपने बोला कि अब अफोर्डेबल रेंजेस में आ रही हैं बेरियाट्रिक सर्जरीज, और दूसरा कुछ कंपनीज इसको इंश्योरेंस के दायरे में भी कवरेज दे रही हैं। तो ये दो बड़ी सुखद चीज़ें हैं। थोड़ा सा और न्यू एंड इमर्जिंग मेडिकल थेरेपीज पे हम लोग बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। मोटापे पर इन जनरल जो हमारे परसेप्शंस हैं, उससे इतर हमें क्या अप्रोच अपनानी होगी, इस पर बात, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात, और जैसा मैंने कहा कि जो न्यू एंड इमर्जिंग मेडिकल थेरेपीज हैं आज की डेट में, तो बहुत सारी दवाइयों के नाम चल रहे हैं। उनमें से कुछ को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए तो एक्सेप्ट किया गया है एज एन एंटी ओबेसिटी ड्रग, बट कुछ को ओबेसिटी इन इंडिया अप्रूवल नहीं मिले हैं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इसमें एक है। तो मैं थोड़ा सा आऊँगा और उस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, ताकि हमें एक बेहतर पिक्चर नज़र आए। तो देश धीरे धीरे ओवरवेट हो रहा है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं ताकि हम लेट ना हो जाएं, और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डॉक्टर मनोज कुमार के पास। डॉक्टर मनोज साहब, कहा यह भी जाता है कि हिंदुस्तान में अभी थोड़ा अवेयरनेस वगैरह तो आ रही है इसको लेके, लेकिन अभी भी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ख़ासतौर से जो दूसरी कंट्रीज़ में हम देखते हैं, शुगरी बेवरेजेस को बहुत सारी कंट्रीज़ में सिन गुड्स में माना जाता है, उन पर हायर टैक्स है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ हमें दिखती नहीं। जो फूड एडवर्टीजमेंट्स हैं, उनका रेगुलेशन भी उतना ख़ास नहीं है, और इसीलिए हम देखते हैं कि बड़ा ललचाने वाले अंदाज में सेहत ख़राब करने वाले एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, लेकिन उन पर कोई ख़ास लगाम नहीं है। इसी तरह से कोई इंटीग्रेटेड ओबेसिटी केयर हो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, सीख सकते हैं, लेकिन है नहीं। तो सर, पॉलिसी लेवल पर क्या होना चाहिए, कैसी सोच हो और किस तरह के रेगुलेशंस हो? दीपक जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि ओबेसिटी या मोटापा कोई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने मन की बात में बात कही, उन्होंने हमें चेताया है और उन्होंने खुद संज्ञान लिया है। उसी तरीके से सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, ओबेसिटी किल्स मोर देन स्मोकिंग। आपको मैं बताऊं कि मोटापा इवन स्मोकिंग से खतरनाक रिस्क फैक्टर है। बट आप देखिएगा, सिगरेट के डब्बों पे तो वैधानिक चेतावनी लगी रहती है, बट चिप्स के पैकेट पे तो नहीं लगी रहती है। इसी तरह से सैचुरेटेड फैट प्रोसेस्ड फूड के जो पैकेट्स हैं उस पर नहीं लगी रहती है। तो मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है कि यहाँ भी ये स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वो लगी होनी चाहिए कि ये आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, इसमें ट्रांस फैट्स है, ये आपको हृदय रोग का शिकार बना सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी जैसे डॉक्टर शिखा शर्मा बता रही थी कि देखिए, खान पान का जो न्यूट्रिशन घर से स्टार्ट होता है, स्कूल से स्टार्ट होता है। आपके जो पीयर्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वही चीज़ आप खाना शुरू कर देते हैं। आज आप देखिए, जितने भी जनरल स्टोर्स में जाइए, आपको सारे प्रोसेस्ड फूड के पैकेट मिलेंगे और वही आदमी का स्नैक्स बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सोसाइटल लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना होगा। और मैं बार बार दोहराऊंगा, दर्शकों को ये बताऊंगा कि ओबेसिटी किल्स मोर देन स्मोकिंग। जितना आप सिगरेट के डब्बों पे विभत्स पिक्चर देखते हैं, वैसे ही पिक्चर मुझे लगता है इस तरह के खाने के चीज़ जहां बहुत ज़्यादा शुगर है। देखिए, एक जो आपका कैफिनेटेड ये जो बिवरेजेज होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें आधा बोतल समझिए चीनी होता है। तो ये चीज़ें सामने लानी पड़ेगी और इसको बिल्कुल स्पष्ट करना होगा जो कंज्यूमर्स हैं। और मैं रिपीट करूंगा, आपने जो शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ अकेले मोटापे की जो समस्या है वो इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे हेल्थ केयर सिस्टम से लेकर, पॉलिसी से लेकर, इंडिविजुअल्स तक, सोसाइटी से लेकर, एवरी वन इज इन्वॉल्व, एवरी वन इज स्टेक होल्डर। तो इसलिए इस पर उसी रूप में काम करना होगा। डॉक्टर शिखा मैम, ये जो आप जो जिसका सर ने बहुत अच्छे से जिक्र किया अभी, और आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी इम्पैक्ट आ गया है, तुरंत खाना मिल रहा है, जो अनहेल्दी फूड का जो राइजिंग कंजम्पशन है बिकॉज ऑफ दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्या कुछ होना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा एंड डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एन ओबेसोजेनिक एनवायरनमेंट, यानी हमारी पूरी एनवायरनमेंट ओबेसोजेनिक हो गई है, ओबेसिटी को वो जन्म दे रही है। और ओबेसिटी में जो 3-4 चीजें हैं, फर्स्टली कि मतलब आपको स्पॉन्टेनियसली आपका मन किया और आपने ऐप पे ऑर्डर किया, 10 मिनट में आपके पास जो भी वो जो आपकी डिलीशियस थी या जो भी आपको लजीज जो आपको खाना चाहिए था वो आपको मिल गया, जिसमें कि न्यूट्रिशन तो नहीं होता, सिर्फ टेस्ट और फ्लेवर ही होता है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है कि उसको आपको बहुत जल्दी मिल जाता है, बिफोर यू इवन हैव टू डू अ सेकंड थॉट आपके पास वो पहुंच गया। सेकंड थिंग जैसे कि है कि लोग अब क्योंकि बहुत ज्यादा माइग्रेंट हो रहे हैं, बहुत बड़े शहरों में जा रहे हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम पैक्ड फूड ही खा लें। मतलब घर में पैक्ड फूड की बहुत से पड़े रहते हैं, चाहे वो नूडल्स हैं, चाहे बिस्किट हैं, चाहे कुछ भी हो, तो वो शाम को सिर्फ इसी तरह का खाना खा रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, आई थिंक दिस इज द टाइम कि उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत केमिकल्स यूज कर रही है, बहुत आर्टिफिशियल चीजें यूज कर रही है जो हमारे नागरिकों को, हमारे सिटीजन्स के लिए हानिकारक है। तो अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अपने को सेल्फ रेगुलेट करके उसके हेल्दियर वर्जन्स बनाए, फॉर एग्जाम्पल आप प्रोसेसिंग में एक हेल्दियर ऑप्शन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो आर्टिफिशियल केमिकल और कलर ही यूज करना है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज हेल्दियर ऑप्शंस पे जा रही है, उसी तरफ जा रही है। तो नंबर 1 आई वुड से कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट कि भाई क्या वो दे सकती है। यस मैम। सेकंड आई वुड से कि इंडिया इज अ एंटरप्रेन्योरियल नेशन, यानी इनको पूरे विश्व का सबसे ज्यादा स्टार्टअप एरिया है। तो यहाँ पे अगर स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जाए कि वो न्यूट्रिशियस फूड ग्राहक तक कैसे लाएं, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ हम जहां फूड रिवोल्यूशन देख रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल फूड रिवोल्यूशन आना बहुत जरूरी है। इस पर दिशा में काम होना चाहिए। मेरे पास वक्त की कमी है। डॉक्टर संजय वर्मा सर, आपके पास में आते हुए संक्षेप में समझना चाहूंगा, जो न्यू एंड इमर्जिंग मेडिकल थेरेपीज की हम लोग बात कर रहे थे, सेमाग्लुटाइड के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, टायजिपेटाइड के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, दवाएं जो हैं आजकल बहुत सारी आ गई हैं, लोग अपनाना चाहते हैं इनको लेकिन कंफ्यूज है कैसे करें। तो सर ये जो मॉडर्न जो इंटरवेंशंस हो रहे हैं सर, ये क्या सेफ हैं ओबेसिटी से लड़ने में, या थोड़ा हमें सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा?
दीपक जी, मार्केट में आजकल बहुत सारी मेडिसिन सर, यूएसएफडी में काफ़ी मेडिसिन अप्रूव भी हो गई हैं। सो लोग बाग इसके लिए भी ट्राई करते हैं कि मेडिसिन लेके अपना वेट कम किया जा सके और ये, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। दूसरी चीज़, जो मेडिसिन आप वेट लॉस के लिए लेते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसके अलावा जो वेट लॉस आप करना चाहते हैं वो उस लेवल का वेट लॉस नहीं हो सकता है जिन मेडिसिन को आप अभी ले रहे हैं। फॉर यू कैन से यू कैन नॉट कंटिन्यू द मेडिसिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। इसके अलावा जो मेडिसिन का कॉस्ट होता है, इस थेरेपी जो होता है ये भी बहुत कॉस्टली पड़ती है। सो हम इन सब चीज़ों के बजाय यदि हम अपने आप को ही थोड़ा बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड करें, हम हमारी लाइफस्टाइल को, हमारी हैबिट्स को, हमारे रूटीन को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और यदि मान लीजिए एक लेवल तक ओबेसिटी आ गई है तो उस ओबेसिटी के लिए जो प्रॉपर मैकेनिज़म्स होते हैं, जो प्रॉपर मेजर्स होते हैं, यदि हम उसको फॉलो करें तो मुझे लगता है कि हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक मेडिसिन्स का बात है, मेडिसिन्स जो अभी आई हुई है मार्केट में, इन मेडिसिन का यू कैन से बहुत सारे ट्रायल्स हो रखे हैं, बट वेट लॉस में जितना इम्प्रूवमेंट या जितना प्रॉमिसिंग उनको होना चाहिए वो हो सकता है कि इस समय ना हो। और दूसरी चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ही लॉन्ग टर्म की होती है, और वेट लॉस जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। साइड इफ़ेक्ट भी इस मेडिसिन के होते हैं। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है, मुझे लगता है कि शो को सम अप करने से बेहतर वो वाक्य नहीं हो सकता कि हम मेडिकल इंटरवेंशंस या सर्जिकल इंटरवेंशन या जिस तरह के भी हैं, अभी खास तौर से दवाइयों के बारे में आपने कहा कि अभी बहुत सारी चिंताएं हैं, उन पर जो प्रश्न चिन्ह है वो पूरी तरह से मिटे नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि हमारे हाथ में जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो हमारा स्वास्थ्य है, जो दिनचर्या है, क्यों ना वहीं से शुरुआत करें और किसी थेरेपी की आवश्यकता ही ना पड़े। हमारा जीवन ही हमारे लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा बन जाए, कुछ ऐसा करें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय वर्मा सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। डॉक्टर शिखा शर्मा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मनोज कुमार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सर। शो में इतना ही, ख्याल रखिए, नमस्कार।